नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। एनटीपीसी हादसे में दूसरे श्रमिक की हुई मौत, मुआवजे की हुई घोषणा। बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन, कांग्रेस ने किया घेराव। बच्चे के अपहरण की कोशिश, परिजनों ने पकड़ा आरोपी को। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा, कलेक्टर ने सरपंचों से ली मदद। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एनटीपीसी सीपत प्लांट में बुधवार दोपहर को फ्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म में मेंटेनेंस कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बुधवार को एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं एक मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसकी अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। एनटीपीसी में हादसे में अब तक 2 मजदूरों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी प्लांट के यूनिट नंबर 5 में ओवर ऑयलिंग का काम चल रहा था। इसी बीच प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिससे यहाँ काम कर रहे 5 मजदूर दब गए, जिसमें श्रमिक श्याम साहू और एक अन्य मजदूर की मौत हो गई। 3 अन्य मजदूरों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर करीब 3 से 4 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। इस बीच माहौल काफी गर्म था, जिसे देखते हुए यहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हादसे को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश था और वे लगातार एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसे देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने एनटीपीसी प्रबंधन से बात की, जिसके बाद देर शाम एनटीपीसी प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और परिजन को नौकरी देने के साथ ही मृतक की पत्नी को पेंशन देने पर हामी भरी। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती मजदूर के इलाज का सारा खर्च उठाने की बात भी कही थी, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। पर अब इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत से मामले में नया मोड़ आ गया है। अब देखना होगा कि आगे एनटीपीसी प्रबंधन इस पर क्या निर्णय लेता है। छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट नर्सरी स्कूलों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। शिक्षा सचिव ने बताया कि नर्सरी स्कूलों के लिए मान्यता जरूरी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस लापरवाही से गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार का लाभ नहीं मिल रहा है, जो बेहद दुखद है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने कहा कि कई स्कूल संचालक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और खुद महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाए और शिक्षा सचिव को 13 अगस्त तक फिर से शपथ पत्र पेश करने को कहा गया। यह मामला कांग्रेस नेता विकास तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में कहा कि आरटीई के तहत एडमिशन ना देना पड़े, इसलिए कई नर्सरी स्कूल बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ऐसे स्कूलों को मान्यता नहीं मिलती तब तक वे नए बच्चों को एडमिशन नहीं कर सकते। हालांकि पहले से पढ़े बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में 7,195 प्राइवेट स्कूल है, जिनमें 350 से अधिक बिना मान्यता के चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक साफ जानकारी नहीं दी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतरिक्ष और ड्रोन तकनीक पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता इग्नाइट इंडिया 2025 का आयोजन 4 व 5 अक्टूबर को डीपी विप्र कॉलेज बिलासपुर में किया जाना है। यह ऐतिहासिक आयोजन इंस्पायरोविएशन टेक्नोलॉजीज एलएलपी और डीपी विप्र कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्पेस, ड्रोन और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में प्रेरित करना है। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कार्यक्रम संयोजक और इंस्पायरोविएशन के सीईओ रंजित सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एरो स्पेस और रक्षा तकनीक के स्टार्टअप का हब बनाना है। डीपी विप्र कॉलेज के अध्यक्ष अनुराग शुक्ला, प्रशासनिक समिति के सदस्य राजकुमार अग्रवाल, उप प्राचार्य डॉक्टर मधुसूदन तंबोली और प्रोफेसर निधि चौबे ने इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों की टीमें अपने रॉकेट और ड्रोन प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे। पहले दिन डीपी कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन और ओरिएंटेशन सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एग्जीबिशन और ड्रोन शो जैसे आकर्षक आयोजन होंगे। कार्यक्रम में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक विकास श्रीवास और पी आनंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोनों वैज्ञानिकों ने चंद्रयान, मंगलयान और अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। इनकी उपस्थिति छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इस आयोजन में रॉकेट 2 ईयर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट तकनीक लुधियाना सहयोगी, अगस्त्य रिसर्च कलेक्टिव बेंगलुरु रिसर्च पार्टनर और INI पब्लिकेशन तमिलनाडु पब्लिकेशन पार्टनर के रूप में सहयोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार रॉकेट और ड्रोन कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। इसका टाइटल ही हमने रखा है कि रॉकेट और ड्रोन का महाकुंभ। ये आगामी 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है।
4 तारीख को ये कार्यक्रम डीपी विप्र कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से सारे जो एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेस के जो एक्सपर्ट, उनका सेमिनार और एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा। दूसरा जो कार्यक्रम है 5 तारीख का, उसके लिए चूंकि हमको बहुत ओपन स्पेस चाहिए, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग और ड्रोन का कंपटीशन है, तो उसके लिए अभी बहतराई स्टेडियम प्रस्तावित है, क्योंकि बहुत ओपन स्पेस की जरूरत है। तो वहाँ कंपटीशन के साथ साथ एक एग्जीबिशन भी किया जाएगा वहाँ। तो जो भी बाहर से ड्रोन्स के एक्सपर्ट और रॉकेट के एक्सपर्ट, स्पेस एक्सपर्ट जितने आने वाले हैं, या जो भी टीम रहेगी अलग अलग कॉलेजेस की, हमने पूरे इसको राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे सारे कॉलेजेस और जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी कंपनीज इसमें भाग लेने वाली, वो सभी के एग्जीबिशन, सभी को स्टॉल प्रोवाइड किया जाएगा। और वहाँ हम चाहते हैं कि सारे स्कूल के बच्चों को भी हम इनवाइट करेंगे, ताकि उनको भी अवेयरनेस है स्पेस के बारे में, क्योंकि ये फील्ड बहुत अभी अछूता है। अभी लोगों को बस एक जानकारी है कि भाई कुछ स्पेस होता है, कोई इसरो है, लेकिन उसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके अवेयरनेस के लिए हम इस कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। और पूरे सारे स्कूल के बच्चे, पूरे कॉलेज के बच्चे सभी इसमें आमंत्रित हैं। सभी को हम बुलाएंगे, सारे स्टाफ्स को हम इसमें बुलाने वाले हैं। और यदि यहाँ लोकल लेवल में, बिलासपुर लेवल में भी यदि कोई स्टॉल चाहता है, यदि इसमें कोई काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी सर्च करेंगे। हम चाहते हैं कि वो भी आगे आए, क्योंकि हम सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के बच्चे इसमें आगे आए। तो हम उनके लिए भी स्टॉल प्रोवाइड करेंगे। यदि वो भी चाहेंगे इस कंपटीशन में आना, तो बिल्कुल सभी का स्वागत है इसमें। ऑल ओवर इंडिया लेवल में सभी का हम स्वागत करेंगे। आपकी एक आस आपकी अमानत आपके पास मुहिम चलाकर बिलासपुर पुलिस ने 220 गुम हुए मोबाइल फोन लोगों को वापस किए। आपको बता दें कि बिलासपुर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चेतना अभियान चलाकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले सहित मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र से करीब 220 नग मोबाइल बरामद किया गया, जिसे गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा मोबाइल धारकों को वापस प्रदान किया गया। इन मोबाइल की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वही अपने गुम हुए मोबाइल को वापस पाकर मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2024 में एसएसयू की टीम ने 200 से ज्यादा मोबाइल फोन को वापस किया था। वहीं इस दौरान एसएसयू बिलासपुर में पदस्थ उप निरीक्षक प्रभाकर तिवारी द्वारा वर्तमान में प्रचलित साइबर ठगी के नए प्रारूप डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्सन यानी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से व्हाट्सएप की डीपी बदलकर ठगी करने, बिटकॉइन टूरिज्म प्लान के नाम पर, कस्टमर केयर के नाम पर ऑनलाइन लोन ऐप व अन्य तरीकों से किए जाने वाले अघतन ठगी के बारे में जानकारी एवं बचने के उपाय साझा किए गए। 1 साल और 1.5 साल में जितने भी मोबाइल गुमे थे, लगातार उनको सर्च में रखा गया और हमारे पास उसका एप्लीकेशन है। तो सभी मोबाइल जैसे ही चालू हुए हैं, लगभग 220 मोबाइल आज आम जनता को जिनके कि गुम गए थे और बड़े परेशान लोग थे, तो आज उन सभी के चेहरे में खुशी का माहौल है और सबको ये मोबाइल सबको लौटाए जा रहे हैं। तो चेतना कार्यक्रम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम में हम सभी ये लगातार आम जनता में ऐसे मैसेज देते हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे आम जनता लगातार पुलिस के साथ बढ़ चढ़कर, है ना, अपराधों के नियंत्रण में, शांति व्यवस्था बनाने में अपने योगदान कर सकें। छत्तीसगढ़ सरकार ने कांग्रेस शासन काल में शुरू की गई बिजली बिल हाफ योजना को एक तरह से बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश जारी कर अब 100 यूनिट तक ही हाफ बिजली बिल योजना का लाभ देने का निर्णय दिया है, जिसे देखते हुए बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए तिफरा स्थित बिजली ऑफिस कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के तानाशाही निर्णय का विरोध जताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार पहले स्मार्ट मीटर लगवाई, जिससे अधिक बिजली बिल आने की आशंका है। इसके बाद बिजली दरों में वृद्धि कर दी गई और अब बिजली बिल हाफ योजना को भी 100 यूनिट तक ही सीमित कर दिया गया है, जिससे अब जनता को बिजली बिल का अधिक भार झेलना पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए बिजली ऑफिस के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ किया था। यदि 600 यूनिट भी बिजली बिल होता तो 400 यूनिट बिजली बिल हाफ होता। इस सरकार ने, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो कोयले में एक्साइज ड्यूटी के नाम पर हो, चाहे रेल सुविधा के नाम पे हो, डीजल में और आवागमन में, सब तरीके के बोझ इस छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहती है।
और इस सरकार से आम जनता तंग आ गई है। ये जनता किसान विरोधी, डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, सड़क की हालत बदहाल है। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार सिर्फ सत्ता संघर्ष में, इनका मुख्यमंत्री कौन है अभी तक इनको खुद नहीं पता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। देखिए, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने 400 यूनिट तक का बिजली हाफ योजना चलाई थी, जिससे आम लोगों को, मजदूर किसान लोगों को काफ़ी राहत मिली थी। उस योजना को इन्होंने घटाकर 100 यूनिट कर दिया और उसमें भी कई तरह के नियम कंडीशन लागू किए हैं। तो इसके विरोध में हम सब आज जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज CSPDCL कार्यालय का घेराव किए हैं और यहाँ के जो मुख्य अभियंता हैं उनसे मिलकर ज्ञापन देकर ये मांग की गई है कि पूर्व सरकार द्वारा जो 400 यूनिट बिजली हाफ योजना चलाई जा रही थी उसे नियमित रूप से कंटिन्यू किया जाए और वर्तमान में जो गरीबों के ऊपर उनके जेब में डाका डालने का काम जो किया जा रहा है, बिजली की दरों में वृद्धि अलग की जा रही है और उनकी योजनाओं को अलग बंद किया जा रहा है, जिससे आम लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लगातार बिजली बंद की भी शिकायतें मिलती रहती है। तो इन सब समस्याओं को दूर करें और आम लोगों को राहत देने का काम करें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 100 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने के निर्णय को लेकर रायगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे अविवेकपूर्ण और जन विरोधी बताते हुए बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया और बिजली विभाग का पुतला दहन किया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जहां 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा कर आम जनता को बड़ी राहत दी थी, वहीं वर्तमान भाजपा सरकार ने मात्र 100 यूनिट पर छूट देकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 101वीं यूनिट से ही पूरा बिल वसूल लिया जाएगा, जो गरीब और मध्यम वर्ग के हितों पर सीधा हमला है। साथ ही यह भी बताया गया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अब तक 4 बार बिजली दरें बढ़ चुकी है, जिससे प्रति यूनिट 80 से 90 पैसे तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिजली, पानी और कोयला सब छत्तीसगढ़ की धरती से निकलता है तो फिर छत्तीसगढ़ वासियों को ही इतनी महंगी बिजली क्यों दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बढ़ी हुई बिजली दरें वापस नहीं ली गई तो आने वाले समय में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने का अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है और इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल आधा करने का निर्णय लिया था और विषम परिस्थितियों में इसका पालन भी किया। आज देखने वाली बात है कि 100 यूनिट से अगर 101 यूनिट होगा तो 101 यूनिट का दर लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस की सरकार ने 400 यूनिट के बाद जो बिजली बिल बढ़ता था उसका दर लिया जाता था। छत्तीसगढ़ का कोयला, छत्तीसगढ़ का पानी, छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पन्न हो रहा है और इसको आप छत्तीसगढ़ की जनता को भी महंगा बेचेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, 4 बार बिजली दरों में वृद्धि हुई है और लगभग 80 से 90 पैसा प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ा दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है, शायद सरकार को चेताना चाहती है कि आप अपने इस अविवेकपूर्ण निर्णय को वापस ले और पुराना बिजली बिल आधा का निर्णय को लागू किया। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 41 टूड़ कुमड़ा टिकरापारा में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ परिवार ने अपने 10 माह के मासूम बेटे को बोरे में भर कर ले जा रहे आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और जोटमेल पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित परिजनों ने इसे सुनियोजित अपहरण की कोशिश बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पिता राज सारथी निवासी टिकरापारा दिहाड़ी मजदूर है। उसने के अनुसार घटना 6 अगस्त की रात करीब 2 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, इसी दौरान छोटे बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुली। जब उन्होंने देखा तो उनका 10 माह का बेटा बिस्तर पर नहीं था। बच्चे की तलाश में जब वे घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि सुरेश मुंडा निवासी सुंदरगढ़ उड़ीसा घर के दरवाजे को खोलकर उनके मासूम बेटे को एक बोरे में भर कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें तत्परता दिखाते हुए बच्चों को छुड़ाया और शोर मचाकर मोहल्ले वासियों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। राजसारथी ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी सुरेश मुंडा की नीयत बच्चा चुराने और उसकी हत्या करने की थी। परिवार ने जोटमेल थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।
जुटविल थाना क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 41 तुर्कुमुड़ा क्षेत्र में एक प्रार्थी के द्वारा जुटविल थाना क्षेत्र में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि रात को सुरेश मुंडू करके एक व्यक्ति जो जिला सुंदरगढ़ का निवासी है, वो उसके घर में रात में घुसा था और जो पॉलीथीन की जो थैली प्लास्टिक की थैली में बच्चे को ले जाने का प्रयास कर रहा था। इस तरह का आवेदन उसके द्वारा दिया गया, जिस पर थाना जुटविल में तत्काल आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जाकर उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद भूपेश और चैतन्य के वकील हर्षवर्धन परगनिया ने याचिका दायर की है। दरअसल शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। चैतन्य बघेल को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग यानी हेराफेरी की गई है। तिफरा स्थित कल्याण भवन में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिलासपुर रीजन के कार्यपालक निदेशक A.K. अम्बस ने शिविर की शुरुआत की। कार्यक्रम में 60 से अधिक आवेदकों ने अपने घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं कोरबा में आयोजित शिविर में भी 22 से अधिक लोगों ने योजना का लाभ लिया। कार्यपालक निर्देशक श्री अम्बस ने यह बताया कि यह योजना उपभोक्ताओं को स्वच्छ और हरित ऊर्जा अपनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाएगी। योजना की शुरुआत बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से की गई ताकि आमजन उनसे प्रेरणा ले। उन्होंने बताया कि 1 किलो वाट के सोलर प्लांट पर 45,000, 2 किलो वाट पर 90,000 और 3 किलो वाट पर 1,08,000 की सब्सिडी दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद तकनीकी अधिकारी उपभोक्ताओं के घर जाकर डिजाइन और अनुमान तैयार करेंगे। अतिरिक्त मुख्य अभियंता D.K. अभूजक ने कहा कि उपभोक्ता मासिक बिजली बिल के बराबर EMI देकर अपना बिजली बिल शून्य कर सकते हैं। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े, PR साहू, VBS कंवर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह योजना हाफ बिजली बिल से पूरी तरह मुफ्त बिजली की ओर एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर रावत उपनामधारी यादव समाज के सभी वर्गों को केंद्र की OBC सूची में शामिल करने की मांग की गई। समाज का प्रतिनिधिमंडल बिलासपुर सहित विभिन्न जिलों से पहुंचा और आग्रह किया कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार में आरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं में यादव वर्ग के रावत उपनामधारी वर्ग को भी समुचित स्थान मिलना चाहिए। लिहाजा केंद्र की OBC सूची ने इस वर्ग को शामिल किया जाए। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर यह उम्मीद जताई गई है कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास में यह समाज भी बराबर हकदार है, जिसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जगनीक यादव जी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कलेक्टेड में छत्तीसगढ़ में जो रावत जाति है उसे केंद्रीय सूची के पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के लिए विभिन्न जिलों में जिला अध्यक्षों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि काफी समय से हमारे जो यादव समाज के जिसमें रावत जाति उपजाति लिखाती है, जिसे केंद्रीय सूची के पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें अन्य वैकेंसी निकलता है तो हमारे स्टूडेंट लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हम सरकार से मांग करते हैं, आज इसीलिए हम कलेक्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिले में घुमंतू मवेशियों की बढ़ती समस्या और उनके समुचित प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है और लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में पशु प्रबंधन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिल्हा ब्लॉक के अधिकारियों, सरपंचों, सचिव और कोटवारों के साथ ब्लॉक स्तरीय बैठक ली। CO जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, बिल्हा SDM आकांक्षा त्रिपाठी और पशुधन विकास विभाग के संयुक्त संचालक GS तंवर भी मौजूद थे। बैठक में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्ग एवं सड़कों पर घूमते मवेशियों के प्रबंधन के संबंध में समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि मवेशियों की देखभाल के लिए स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि पशु केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। अगर हम इनका सही प्रबंध
करे तो यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम गांव के स्तर पर ही आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था करे कि हमारा पशु सड़क पर न आए। सीओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल ने भी मवेशियों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में उपस्थित कई ग्राम सरपंचों ने पशु प्रबंधन को लेकर अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। पहले हम इन्हें पशु नहीं पशुधन कहते थे, ये हमारे घर की ताकत हुआ करती थी, अब इन्हें बोझ की तरह देखा जा रहा है। जब तक गांव में पशुओं का सम्मान नहीं लौटेगा तब तक समाधान अधूरा रहेगा। बैठक में जल संरक्षण पर भी विचार किया गया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के लगातार प्रयास करें। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के लिए बिल्हा में 12,000 से ज़्यादा सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं। ब्लॉक में 65,000 पौधे लगाए गए हैं। रायगढ़ शहर की यातायात समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। स्मार्ट मोबिलिटी प्लान से शहर की ट्रैफिक सुव्यवस्थित होगी। इसके लिए जिला प्रशासन, निगम प्रशासन ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT रायपुर के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे के आने वाले समय में शहर के लोगों को सुव्यवस्थित ट्रैफिक की सुविधा मिलेगी। कलेक्टर एवं जिला शहरी विकास सोसाइटी के अध्यक्ष मयंक चतुर्वेदी, नगर निगम आयुक्त ब्रिजेश सिंह क्षत्रिय और NIT रायपुर के प्रतिनिधियों के मध्य जिला कार्यालय में स्मार्ट मोबिलिटी प्लान पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते पर जिला प्रशासन और NIT के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार NIT रायपुर की विशेषज्ञ टीम जल्द ही रायगढ़ पहुंचेगी और शहर के 5 प्रमुख बिंदुओं पर गहन अध्ययन कर यातायात संबंधी व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट शहर की वर्तमान स्थिति, ट्रैफिक समस्या और इसके संभावित स्थायी समाधान की स्पष्ट दिशा तय करेगी। कलेक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि यह समझौता भी भीड़-भाड़, अनियंत्रित ट्रैफिक और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से निजात दिलाने की दिशा में ठोस कदम है। यह पहल रायगढ़ के नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और सहज परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। नगर निगम आयुक्त क्षत्रिय ने MOU के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी देते हुए बताया कि मोबिलिटी प्लान के उद्देश्य और क्षेत्र निर्धारण के तहत शहरी गतिशीलता के लक्ष्य तक योजना क्षेत्र की पहचान की जाएगी। वर्तमान स्थिति का तकनीकी विश्लेषण के अंतर्गत मौजूदा यातायात ढांचे, ट्रैफिक पैटर्न और परिवहन साधनों का डेटा संकलन एवं विश्लेषण किया जाएगा। बिजनेस एज यूजुअल परिदृश्य का निर्माण के तहत वर्तमान व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप न होने की स्थिति में भविष्य की ट्रैफिक स्थिति का पूर्वानुमान तैयार किया जाएगा। सतत एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन परिदृश्य का विकास के तहत दीर्घकालिक, हरित और टिकाऊ विकल्पों पर आधारित परिदृश्य निर्मित किए जाएंगे और अर्बन मोबिलिटी प्लान का निर्माण के अंतर्गत उपरोक्त सभी विश्लेषणों के आधार पर एक समेकित, व्यवहारिक और आधुनिक योजना तैयार की जाएगी। शहर है वो पुरानी बसावट पे है, जिसमें मुख्य मार्ग जो है बहुत ही कम चौड़े हैं। अतः इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए हम लोग एक प्लान तैयार करा रहे हैं जो NIT रायपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा तैयार किया जाएगा। उससे क्या लाभ आने वाले दिनों? आने वाले लाभ उसमें यही है कि कैसे ट्रैफिक के दबाव को कम करके जो हमारी रोड है, रोटरी है और जो चौक है उसको रीडिज़ाइन हम कैसे करें और एडिशनल रास्ते कैसे निकालें ताकि जो मुख्य शहर है जिसका निर्माण परंपरागत तरीके से हुआ है उसमें जो ट्रैफिक का दबाव आ रहा है उसको कम कर सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।